Okay, good morning, dear students. Okay, is it visible? Good morning. Is it visible? Please give me a reply. Yes, sir, visible, sir. Okay, so let us start about the most important device in your electrical engineering, that is transformer. Actually, in GATE syllabus, the electrical machines came for nearly equals to 7 to 8 marks only. पूरे पेपर में जो होता है 7 to 8 मार्क्स के लिए आता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इलेक्ट्रिकल मशीन में इंक्लूडिंग आप लोगों का फिर ट्रांसफार्मर आएगा, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर और रिमेनिंग मोटर्स दैट कॉल्ड एज स्पेशल मोटर्स एंड सिंगल फेज मोटर आल्सो। But most of the important parts in your electrical machine is transformer. Okay, I will share the syllabus of your GATE 2021. In this syllabus, there is no theory questions. जो सभी क्वेश्चंस आते हैं वो ट्विस्ट करके आते हैं कि आपको जो चार ऑप्शन दिए होते हैं, चारों भी ऑप्शंस आपको लगते हैं कि इनके आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टफनेस आप लोगों का बढ़ जाता है। 1 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आता है और 2 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना होगा इलेक्ट्रिकल मशीन्स के ऊपर, बिकॉज जब आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो आपकी ये 2-3 सब्जेक्ट कोर जो रिलेटेड बोल सकते हैं हम लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ट्रांसफार्मर हो, ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर्स, सिंक्रोनस मोटर्स और स्पेशल मोटर्स। फिर उसके बाद में हमारा पावर सिस्टम भी आता है, नेटवर्क एनालिसिस आता है, कि जिससे हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। So today I'm going to discuss about only introduction of the transformer, और कल हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल पे जाएंगे और स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं। और मैं ऐसा कंसिडर करके चलता हूँ कि सभी बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी फैमिलियर है अपने ट्रांसफार्मर से। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस which convert which convert और ट्रांसफॉर्म। कोई बताएगा मुझे, वो कन्वर्ट करता है या ट्रांसफॉर्म करता है? यस, रिप्लाई प्लीज। They transfer. ओके, हम लोग दो तरीके से इसको बोल सकते हैं कि कन्वर्ट भी करता है, बट जो हमें आउटपुट मिलता है वो इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्म। ओके, हम लोग यदि इसको इंटरनली देखेंगे तो वो व्हाट इज डूइंग is converting electrical signals into magnetic circuits, and magnetic again into electrical. That means it is internally magnetically converting device। हम लोग इसको कन्वर्टिंग डिवाइस बोल सकते हैं बट मैग्नेटिकली, और हम इन जनरल बोल सकते हैं तो इट इज अ ट्रांसफॉर्मिंग डिवाइस बिकॉज विच इज ट्रांसफॉर्मिंग पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसीज। ओके, so there is a given some hints here: high voltage to low voltage or low voltage. The inputs and outputs of the transformer are AC. Okay,
और ये क्वेश्चंस आप लोगों को कॉम्पिटिटिव में आ सकता है, बट गेट में कभी नहीं आएगा कि क्या हम ट्रांसफार्मर को डीसी के ऊपर चलाएंगे तो क्या होगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ट्रांसफार्मर नेवर वर्क्स ऑन डीसी सप्लाई, बिकॉज टू प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिंग करंट वी रिक्वायर अल्टरनेटिंग फ्लक्स। ओके, तो चेंजिंग फ्लक्स चाहिए एंड दैट कैन बी फिल्ड बाय यूजिंग ओनली अल्टरनेटिंग फ्लक्स। एंड यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है दैट वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, सो हम लोग कई बार देखते हैं कि इंडक्शन मोटर को, थ्री फेज मोटर को हम लोग इंडक्शन मोटर बोलते हैं, पर ट्रांसफार्मर को हम लोग इंडक्शन ट्रांसफार्मर क्यों नहीं बोलते हैं। तो फ्रॉम माई नॉलेज वो नाम सिर्फ थोड़ा सा अलग लगता है, बट हम लोग ट्रांसफार्मर को भी इंडक्शन ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं। ठीक है, यदि हम लोग ट्रांसफार्मर में जाएंगे तो ये आपको कभी गेट पे क्वेश्चन नहीं आएगा किस तरह से दिखता है, बट हम लोग यहाँ पे जरूर देखेंगे कि देखिए जो ट्रांसफार्मर जो है हमारा, यहाँ पे आप लोगों को प्राइमरी वाइंडिंग लिखा होगा, उसके बाद में सेकेंडरी। प्राइमरी का यहाँ पे रेटिंग्स दिया है और सेकेंडरी का रेटिंग्स दिया है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम लोग देखेंगे तो 3 लीड्स है, और टू साइड्स में देखेंगे तो 2 लीड्स है हमारे पास में। तो यहाँ पे जो नट बोल्ट दिए है उसका बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पे, दैट इज यूज टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। ये जो लैमिनेशन किया है हमने यहाँ पे जनरली वी आर गोइंग टू यूज लैमिनेटेड कोर टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। इसका भी गेट में बहुत मीनिंगफुल एक आधा एग्जाम्पल आता है। ठीक है, देन हम लोग पढ़ते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर की तरफ। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, तो कोर विल लुक लाइक दिस, देयर इज वन विंडो, प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, और जो आयरन कोर होता है दैट इज यूज टू अलाउ द फ्लक्स विथ हाई परमेबिलिटी। ओके, सिस्टमेटिक सिंबल्स मैं सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कल हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल के ऊपर आएंगे, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी, टर्न्स रेशो, एंड उसके बाद में व्हेन वी आर गोइंग टू रेफर प्राइमरी साइड टू सेकेंडरी साइड, तो वो सभी बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, देन हम लोग आते हैं पार्ट्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, प्राइमरी कॉइल, और उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। इट इज एन इलेक्ट्रिकल वायर wrapped around the core on the input side। सिमिलरली सेकेंडरी साइड भी वैसे ही होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है कोर, ferromagnetic material that can be conduct a magnetic field through it। उसका एक एग्जांपल है हमारे पास में आयरन है, सिलिकॉन स्टील भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा 3D व्यू देखने के लिए मिलेगा। इन लेफ्ट साइड, इन रेड कलर देयर इज अ प्राइमरी वाइंडिंग, इन लेफ्ट साइड यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, राइट साइड में यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग है। और देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर एक्शन जो होता है दैट इज ओनली ऑकरिंग्स इन अल्टरनेटिंग करंट। तो ये जो यहाँ पे फ्लक्स को जो यहाँ पे पाथ मिल रहा है वो मिल रहा है कोर के थ्रू। तो कोर का जो मटेरियल है वो होना चाहिए हमारा हाई परमेबिलिटी एंड लो रिलक्टेंस। ये प्रॉपर्टीज होते हैं, उसी टाइम पे हम लोग ये सिलिकॉन स्टील वगैरह यूज करते हैं, और वो भी लैमिनेटेड। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो ट्रांसफार्मर ऑपरेशन एग्जैक्टली क्या होता है। इलेक्ट्रिकल transformer normally consists of ferromagnetic core, two coils called as winding. Transformer uses the principle of mutual inductance to create AC voltage in a secondary coil from alternating electrical current flowing through the primary coil. Okay, and the voltage induced in a secondary winding can be used to drive your load. There are actually two voltages. One is a practical voltage, and second one is EMF induced. दोनों भी ईएमएफ इंड्यूस वोल्टेज और जो हमारा हम बोल सकते हैं कि लोड वोल्टेज, वो दोनों भी डिफरेंट होते हैं ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस? प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस says when the two coils, electrical coils, I'm talking about electrical coils, place near each to other, the electrical current flowing one coil induce an AC voltage in another coil। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार। यहाँ पे हम लोग कोई एक कॉइल इलेक्ट्रिकली एनर्जाइज्ड है,
यदि हम लोग दूसरे कॉइल के मींस मेटेलिक मटेरियल के पास में रखते हैं उसको, विच इज हैविंग क्लोज पाथ। क्लोज पाथ होना बहुत जरूरी है। एक यहाँ पे मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग के साइड में हम लोग ओपन यदि वहां पे कोई सर्किट रखेंगे तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, बट टू फ्लो दी दैट करंट वी रिक्वायर क्लोज सर्किट। ओके, तो उसी तरह से ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक कंसेप्ट है। दिस इज बिकॉज करंट इन अ फर्स्ट कॉइल क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द फर्स्ट कॉइल। देखिए बहुत सिंपल बोला है इन्होंने। क्या होता है कि मैंने आप सभी को बताया था कि जहां पे करंट है वहां पे फ्लक्स है, तो वही फ्लक्स क्या होता है, दैट फ्लक्स विल बी लिंक विथ योर सेकंड कॉइल। और यदि वहां पे मान लीजिए क्लोज पाथ होगा तो वहां से करंट फ्लो होने के लिए उसको पाथ मिल जाएगा। सो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। ये आपको गेट में इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। गेट के क्वेश्चंस में आप लोगों को, मेरे पास में बुक है, उसके पीडीएफ आप लोगों को सेंड करूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ आपको पिक्चर यहाँ पे शो करने के लिए, क्योंकि क्या होगा कि जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सब बातें आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस, व्हाट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, तो ये देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, जैसे म्यूचुअल फ्रेंड होता है आप लोगों का फेसबुक पे, उसी तरह से ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। ओके, और ये देखिए मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग विल क्रिएट द फ्लक्स एंड दैट फ्लक्स विल बी लिंक्ड विद योर सेकेंडरी कॉइल, and this effect is nothing but your mutual inductance effect. Okay, a transformer improves the efficiency of the transform energy from one coil to another coil by using core concentrating magnetic field. तो उसी के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे we can use the core type of laminated core to improve the your transformer efficiency. ओके, यहाँ पे ट्रांसफार्मर ऑप्शन देखिए, मैंने आप सभी को बताया था कि when there is a closed path at a secondary side, then and then ट्रांसफार्मर एक्शन विल बी पॉसिबल। ऐसा नहीं है जैसे हम लोग, आप सभी बोलते हो कि जब हम एक सिंपल एग्जांपल बोलते हो आप लोगों को, यदि मान लीजिए आपका मोबाइल का चार्जर है, और मोबाइल का चार्जर यदि आपके मोबाइल को कनेक्ट नहीं है ना, तो उस टाइम पे वो एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा। यदि आप उसका स्विच ऑन भी रखते हो तो नो लोड करंट लेगा वो वहां पे, नो लोड लॉसेस होंगे उसमें, आई एग्री विद दिस थिंग। बट मान लीजिए कि यहाँ पे सेकेंडरी के ऊपर कोई लोड नहीं है, तो ट्रांसफार्मर में सिर्फ नो लोड करंट फ्लो होगा, एंड एट नो लोड करंट देयर विल बी ओनली आयरन लॉसेस। therefore it is necessary to satisfy transformer operation, the secondary of the your transformer should be a connected, or we can say it should be a close path। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स क्रिएट हुआ है दैट लिंक विद सेकेंडरी वाइंडिंग, और ये यहाँ पे ट्रांसफार्मर एक्शन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हमारे मेन फोकस की तरफ कि जो मुझे अभी जानना है। सभी जन अपने बुक्स लेंगे और अपने बुक्स में ये लिखेंगे। सबसे पहले मैं पहले ही बोल रहा हूँ, देर इज अ मोर कंफ्यूजन इन टर्न्स रेशो एंड वोल्टेज रेशो। ओके, तो कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के? के का मतलब क्या होता है? जो हम लोग बोलते हैं टर्न्स रेशो बोलते हैं हमेशा, के बोलते हैं ना, तो क्या होता है मुझे कोई बताएगा? यस, एनीबडी फ्रॉम फाइनल ईयर? टर्न्स रेशो क्या होगा और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो क्या होगा? बहुत सारे डिफरेंस। कई बार हम लोग कंफ्यूज होते हैं, के इक्वल्स टू वीपी बाय वीएस और वीएस बाय वीपी। यस, एनीबडी फ्रॉम फाइनल ईयर? एन टू बाय, हाँ देखिए यहाँ पे कुछ कमेंट्स आ रहे हैं मुझे। टी, हाँ यहाँ पे बहुत सही कमेंट्स आ रहे हैं। ट्रांसफार्मर रेशो, टर्न्स रेशो इज वेरी डिफरेंट थिंग्स। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द के, माय डियर स्टूडेंट्स। के क्या होगा? के कोई बताएगा मुझे? जल्दी जल्दी बताओ थोड़ा सा। नहीं आता बस थोड़ा ठीक है।
कोई बताएगा? अनिकेत, यस, व्हाट इज द टर्न्स रेशो? N1/N2 sir. हाँ, N1/N2. यस, वेरी गुड. काय काय कोणता रेशो म्हटलं तू? हेलो. Turns ratio. Turns ratio. टर्न्स रेशो एक्चुअली n/n1/n2. हाँ. ओके. आणि ट्रान्सफॉर्मर रेशो? N2/N1, V2/V1 sir. I1/I2. ओके. तो के किसको बोलते हैं हम लोग? Transformation ratio. ओके. ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को हम लोग के बोलते हैं. और के का मतलब क्या होगा अमीर? क्या होगा? के का मतलब होता है n2/n1. N1. हाँ. ओके. तो यहाँ पे देखिए, मैं एक सिंपल आप लोगों को बोलता हूँ. तो टर्न्स रेशो क्या होता है एग्जैक्टली? द वोल्टेज एट सेकेंडरी कॉइल कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द वोल्टेज एट द प्राइमरी. ये क्यों होता है मुझे बताइए? सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से डिफरेंट होगा. दैट इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स. ओके. तो उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए, मान लीजिए एक ट्रांसफार्मर है, इट्स हैविंग एक प्राइमरी वोल्टेज है 1500 150 150000 वोल्ट, 1500 वोल्ट. और सेकेंडरी है 500 वोल्ट. इसका टर्न्स रेशो कितना हो गया? कोई बताएगा मुझे? चलो हम लोग क्वेश्चन में सामने देखेंगे. क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है हमारे पास में. द रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी. ये टर्न्स रेशो आप लोग लिख लीजिए. टर्न्स रेशो को हम लोग के नहीं बोलते हैं. के किसको बोलते हैं? 1/, टर्न्स रेशो को हम लोग के बोलेंगे. ओके. के का मतलब होता है n2/n1. और जो टर्न्स रेशो होता है उसको बोलते हैं n1/n2. ओके. सो ये हमारा टर्न्स रेशो का फॉर्मूला हो गया है. यहाँ पे देखिए, बहुत क्लियरली बताया मैंने. ये लिख लीजिए आप लोग. एनपी को जनरली वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट प्राइमरी वाइंडिंग्स टर्न्स बाय n1 एंड सेकेंडरी वाइंडिंग टर्न्स बाय n2. तो ये सब ऐसी बातें होती है. तो इसी को के मुझे बोलना है, तो के का मतलब क्या होगा? 1/1/tr होगा. ओके. तो यहाँ पे सब और फॉर्मूले दिए हैं, हम लोग सामने जैसे ही आते हैं. सो यहाँ पे देखिए, टर्न्स रेशो को हम लोग ऑल्सो वी कैन राइट इन दिस फॉर्म: Vp/Vs, Np/Ns. Vp/Vs is equals to Np/Ns. बट यहाँ पे देखिए नीचे में ऑल्सो Vp/Vs is equals to Is/Ip. तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, if the power in a primary winding and secondary winding will be the same, यदि मान लीजिए वोल्टेज कम हो रहा है तो करंट वहां पे बढ़ेगा. दिस इज द इनवर्स रिएक्शन. यदि हम लोग वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, करंट को बढ़ाएंगे तो, सॉरी, वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट बढ़ेगा. मिस वाइस वर्सा है. इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं. जैसे हम यहाँ पे करंट के लिए Ip/Is क्यों नहीं बोला हमने? क्यों क्यों नहीं बोला? क्योंकि बिकॉज द करंट इज द इनवर्स ऑफ द वोल्टेज इन प्रोसेस. ओके, इन दिस ट्रांसफार्मर एक्शन. तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर वोल्टेज एंड करंट के हमने सभी यहाँ पे रेशो जो है वो यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन की है. तो हम लोग ये जो डायग्राम के ऊपर देखते हैं तो देखिए, टर्न्स रेशो को हमने किस तरह से मेंशन किया है. प्राइमरी वोल्टेज बाय सेकेंडरी वोल्टेज, हम लोग इसको टर्न्स रेशो बोल सकते हैं. ओके. उसी तरह से आईएस, यहाँ पे देखिए सेकेंडरी करंट लिया है. कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आपने तो प्राइमरी का वोल्टेज लिया था, फिर यहाँ पे सेकेंडरी का करंट क्यों लिया? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर स्टूडेंट्स, वोल्टेज एंड करंट आर इनवर्सली in transformer actions because the power in a primary winding and secondary winding will be the same. I agree there may be a losses of 1 to 2% in practically in transformer. कुछ बुक्स में तो ऐसा बोला गया है कि ट्रांसफार्मर में कोई लॉसेस होते ही नहीं है. इट इज द आइडियल डिवाइस बिकॉज विच इज ट्रांसफरिंग पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट. ये थियरी में बोला गया है. बट हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है, मैंने तो कभी नहीं देखा कि वो 90% कम आ गई है. और आज टेक्नोलॉजी हमारे पास में ऐसी अवेलेबल है कि हम लोग 98% तक एफिशिएंसी ला सकते हैं ट्रांसफार्मर की. ओके. इट इज नॉट अ कन्वर्टिंग डिवाइस. कन्वर्टिंग डिवाइस में आई अग्री, वहां पे लॉसेस होंगे, वहां पे पावर ड्रॉप होगा. बट ये ट्रांसफार्मिंग डिवाइस है. ट्रांसफार्मर डिवाइस मीन्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सिंपल इसमें बताता हूँ. आपके पास मान लीजिए 2000 का एक नोट है और आप लोगों को 2000 दूसरे को देना है, बट वो चेंज करके देना है.
तो आप क्या करेंगे, आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस है। 100 के 20 नोट दीजिए, 500 के 4 नोट दीजिए, उसी तरह से होता है ये करंट और वोल्टेज का मामला। बट 2000 लिए तो 2000 सामने वाले को जाना चाहिए। बट जब आप लोग बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक में अप्लाई सम चार्जेस, उसी तरह से हमारे ये ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं। ओके, तो ये लॉसेस हमारे 1 to 2% ही होते हैं, जिसको हमें कम करना है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए बहुत, अब मैं आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर फ्रॉम एवरीवन। यहाँ पे मैं एक सिंपल क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा हूँ, सभी जन अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ओके, सिंपल लॉजिक पे है। द ट्रांसफार्मर हैज प्राइमरी वोल्टेज ऑफ 230 वोल्ट एंड द टर्न्स रेशियो इज 5.5 to 1। कैलकुलेट द सेकेंडरी वोल्टेज। टेल मी आंसर इन कमेंट्स। किती आला आंसर? यस, ये बताएगा, माइक स्टार्ट करके बताइए। ओके, कितना आंसर बताया आपने? यस, कोई आंसर बताइए मुझे ओरली। आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन, सो आई एम अनेबल टू सी द कमेंट्स। कौन सांगेल आंसर? 46 46 पॉइंट 46 वोल्टेज। 46 वोल्टेज। सो इसका इन जनरल में मीनिंग बताता हूँ भाई साहब, बहुत सिंपल है। अब 5 to 1 है, 5:1 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि प्राइमरी वोल्टेज वो 5 times ग्रेटर है सेकेंडरी से। सिंपल सी बात है यार। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का कितना आ रहा है आंसर? 46 आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग सेकंड लिखते हैं। यहाँ पे देखिए, हमें वोल्टेज निकालना है यहाँ पे। तो इसका आंसर कैसे आया, वो यहाँ पे कोई स्क्रीन शेयर करेगा क्या? मैं इसके आंसर्स आप लोगों को, हेलो आंसर सर। आप, हाँ बोलना। सर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है सर अपना V2/V1? हम्म, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है हमारा V2/V1? वही तो, टर्न्स सर रेशियो इज गिवन, टर्न्स रेशियो इज गिवन। सर वही वही, सर आंसर हाँ, आएगा 1150 आंसर आएगा सर। सर सेकेंडरी वन वन वोल्टेज फाइव 1150 सर। तो मैं वही वही बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग कंफ्यूज कहाँ हो रहे हैं पता है, के और टर्न्स रेशियो में कंफ्यूज हो रहे हैं। सर टर्न रेशियो टर्न्स टर्न्स रेशियो इज N1/N2 एंड के इज अ डिफरेंट थिंग्स। मैं यहाँ पे के का नाम लिया ही नहीं। जो आप के बोलते हैं हमेशा N2/N1, वो उसका नाम लिया ही नहीं मैंने। और यही आप लोगों को प्रॉब्लम्स कंफ्यूजन में डालेंगे। आपके गेट में तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, इससे बहुत डीपली आते हैं, बट ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, ये कॉम्पिटेटिव में आ सकता है। तो टर्न्स रेशो मैंने आप लोगों को बताया था, टर्न्स रेशो आप लोगों को दिमाग में आता है तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि N1/N2 है, तो N1 यहाँ पे 5 है, N2 यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब क्या है, N1 इज 5 times ग्रेटर देन N2। समझ में आ रहा है कि आपको क्या बोल रहा हूँ तो मैं? सो यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है, दैट विल बी अ 5 times लेसर देन योर प्राइमरी वाइंडिंग्स। सो योर आंसर इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, 46 वोल्ट। तो इसका सही आंसर है सेकेंडरी वोल्टेज का 46 वोल्ट। ओके, यहाँ पे कैसे आया तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा, डोंट बॉदर अबाउट इट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपरली देखिए। राजकुमारी मैडम,
मला कॅल्क्युलेटर घ्यावं लागेल का आता? अनिकेत किती आला आन्सर? ओके चलो ठीक है, आपके जो प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व कर दूंगा, डोंट बॉदर अबाउट इट। लेकिन सुनिए यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंपल बोला यार कि प्राइमरी जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट है, और टर्न्स रेशो कितना दिया है? 5:1। इसका मतलब क्या होगा कि प्राइमरी वोल्टेज 5 गुना ज्यादा है सेकेंडरी वोल्टेज से। तो फिर उसको सेकेंडरी वोल्टेज निकालने के लिए डिवाइड बाय कीजिए ना 5 टाइम्स, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है चलो, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अ ट्रांसफार्मर हैज 200 टर्न्स इन अ प्राइमरी, N1 is 200, N2 is 50 in secondary, and the applied voltage is 120 volt. What is the voltage across the secondary? चलो बताइए जल्दी कितना होगा, तो कोई बताएगा मुझे? 480। हम्म 480 सर। 480 कसं काय होईल? 30 वोल्ट सर. हा 30 वोल्ट. यस 30 वोल्ट इज आंसर, करेक्ट आंसर 30 वोल्ट। मैं अभी सभी को बोल रहा हूँ कि आंसर आप लोगों के, पहले इसका आंसर 46 है, दूसरे इसका आंसर 30 वोल्ट है। इसके कैसे आंसर्स आए आई विल क्लियर, मैं एक पेज पे उसका आंसर्स लेके आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। बट ये बहुत सिंपल थिंग्स है यार, ये तो पॉलिटेक्निक क्या वो आईटीआई वाले भी सॉल्व कर देंगे। चलो ठीक है, यहाँ पे मोर प्रॉब्लम्स है, इसके बाद आप लोगों को हम लोग कल देखेंगे ये, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बहुत सीखने की जरूरत है। ठीक है चलो ठीक है, हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो मेन पॉइंट है यहाँ पे, जो हमने पावर और स्टेजेस पढ़े थे, इनपुट पावर आउटपुट पावर ऑफ ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर में मैंने आप लोगों को, जैसे हमने इसमें देखा था इंडक्शन मोटर में पावर फ्लो डायग्राम, उसी तरह से यहाँ पे भी डायग्राम होता है। इनपुट पावर, देन यहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं, द लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर में बी कांस्टेंट लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस। कांस्टेंट लॉसेस जो होते हैं वो हमारे लोड रहे लोड नहीं रहे तो वो कांस्टेंट रहेंगे, और वो लॉसेस हमारे जनरली होते हैं वोल्टेज वोल्टेज डिपेंडेंट लॉसेस। क्यों कांस्टेंट लॉसेस को हम लोग वोल्टेज डिपेंडेंट बोलते हैं? बिकॉज इन योर ट्रांसफार्मर द वोल्टेज प्राइमरी साइड, अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर आप बोल रहे हैं कि वोल्टेज कांस्टेंट होता है। भाई साहब मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी थिंग्स रिस्पेक्टिवली। यदि मान लीजिए 230 वोल्ट प्राइमरी में है, तो वो 230 वोल्ट का वेरिएबल नहीं होगा, 440 नहीं होगा। वहां पे 230 है तो वो हो सकता है प्रैक्टिकली 10% आगे पीछे होगा डिपेंडिंग अपॉन द लोड। बट वोल्टेज इन अ ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू वाइंडिंग्स। सो हमारा जो गिवन वोल्टेज होता है वो फिक्स होता है, बोलने का मतलब देयरफॉर द वोल्टेज लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर, the voltage losses in a transformer are constant losses, and the same thing is the iron losses which is depend upon your voltage, therefore it is a constant losses। second loss जो होता है हमारा वो होता है current loss, और current loss it is totally depend upon your load, therefore it is a variable loss। so यहाँ पे हम लोग efficiency की बात करेंगे तो output upon input into 100, और यहाँ पे पावर आउटपुट जो होता है वैट में होता है, वीए में होता है, तो आप लोगों को कॉस फाई लगाना पड़ता है ऑब्वियसली। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ट्रांसफार्मर्स, आइसोलेशन एंड ऑटो ट्रांसफार्मर। तो ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हो गया हमारा, विच हैविंग टू वाइंडिंग्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पेक्टिवली। एडवांटेजेस इसका मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बताऊंगा कि बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन गेट में नहीं आएंगे, बट आप लोगों को ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इस तरह, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो आप लोगों को क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि इट्स आइसोलेशन ट्रांसफार्मर और इट्स अ ऑटो ट्रांसफार्मर।
ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर मींस योर कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर। Okay, there is no electrical connections. It is a totally isolated primary and secondary. The voltage spike might be occur on the primary or greatly reduce or eliminated in the secondary. इसके एडवांटेजेस है, बट हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर में जाएंगे जो आप लोगों को फैमिलियर नहीं होता है। इन ऑटो ट्रांसफार्मर देयर इज ओनली वन वाइंडिंग एंड द वन वाइंडिंग व्हिच इज कॉमन इन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। इसके एडवांटेजेस बहुत बोलते हैं लोग कि इसमें कॉपर कम लगता है, इसमें जो वोल्टेज वैरी जो होता है वो इजीली हो जाता है, बट देयर इज अ बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रांसफार्मर इज देयर इज नो आइसोलेशन बिटवीन द प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। इफ यहाँ पे कोई फॉल्ट होता है प्राइमरी वाइंडिंग पे तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग पे। सो देयरफॉर ऑटो ट्रांसफार्मर आर नॉट यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एज अ प्रोटेक्शन कंसर्न्स। ठीक है, कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर ही यूज करते हैं हमारे लैबोरेटरीज में वगैरह, हम लोग यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए वगैरह। बात सही है कि मानते हैं हम लोग उसमें एक ही वाइंडिंग होने की वजह से उसकी कॉस्ट कम होगी, उसके में कॉपर कम लगेगा, कॉपर कम लगेगा तो उसकी इफिशिएंसी ज्यादा होगी, लॉसेस कम होंगे, ये सब बातें सही है। बट यहाँ पे प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मीन्स हमें यहाँ पे एक्यूरेसी चाहिए, वहां पे हमें लॉन्ग टर्म चलना है तो उस टाइम पे हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वेरी कर सकते हैं 40 to 150%, 115% तक हम लोग ट्रांसफार्मर को वेरी कर सकते हैं। द कंट्रोल ऑफ द ट्रांसफार्मर यूज टू रिड्यूस द वोल्टेज फ्रॉम मेन पावर लाइन टू, और ये जनरली किसके लिए यूज करते हैं, अपने जो वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कनेक्शंस है वो भी हम लोग कल देखेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आप लोगों को ये टर्न्स रेशो के ऊपर फिर से आ गया, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कनेक्शंस बताऊंगा। पोलैरिटी टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम लोग मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहा है, यदि हम लोग मान लीजिए 2 को 4 कनेक्ट करते हैं तो देयर विल बी अ डिफरेंट एक्शन। सभी एक्शंस अलग अलग होंगे, ये न्यूमेरिकल में हम लोग कल देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक्चुअली लेबोरेटरीज प्रैक्टिकल्स है जिसमें हम लोग यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग में कुछ एपरेटस लगाएंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग में हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई। तो यहाँ पे दो बातें आप लोगों को इंपॉर्टेंट बहुत स्पेसिफिकली याद रखना है। टर्न्स रेशो इज व्हाट, टर्न्स रेशो इज व्हाट, n1 by n2, n1 by n2 e n1 by n2 v1 by v2 but i2 by i1। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर एक्शन जो होता है वो इंटरनली मैग्नेटिक सर्किट के वजह से होता है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो हम कल देखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ द लॉसेस, और वो लॉसेस के ऊपर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल में यहाँ पे आप लोगों को ये दो जो न्यूमेरिकल्स है इनके आंसर कैसे आए, एक का आंसर जो है 46 है और सेकंड इसका आंसर 30 है। तो इसी टाइप के ये टाइप के न्यूमेरिकल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं डिप्लोमा लेवल पे, और आते हैं। कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पे टर्न्स रेशो को मान लेते हैं के और के से सॉल्व करते हैं। तो एक ने आंसर निकाला था इसका 5 टाइम्स ग्रेटर, इसका कुछ तो भी 11,000 वगैरह समथिंग आ रहा था और 1100 आ रहा था, और कोई ने किसी ने निकाला था यहाँ पे। तो ये दो पॉसिबिलिटीज होती है। उसी तरह से यहाँ पे भी, और यहाँ पे मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होता था तो दिस विल बी अ कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल। कल हम लोग इन शॉर्ट ऑब्जर्व करेंगे रेजिस्टेंस रेफर टू प्राइमरी साइड टू सेकेंडरी साइड। ठीक है, तो उसके लिए क्या टिक्स है वो आप लोगों को बताऊंगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन वैल्यूएबल टाइम। और आप सभी को एक इम्पोर्टेंस ऑफ दी गेट क्लासेस यहाँ पे 2 मिनट में जाने से पहले बता दूंगा कि देखिए अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज गेट के ऊपर कोई एग्जाम नहीं है। मीन्स गेट से बढ़कर दुनिया में कोई दूसरी एग्जाम नहीं है। गेट के लिए आप तैयारी करते हो तो आप सभी के जो बाकी एग्जाम्स है वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे पूरे गेट एग्जामिनेशन में ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर इंक्लूडिंग सिंगल फेज, 3 फेज, ऑटो ट्रांसफार्मर, जो कुछ भी है आपके जिगजैग ट्रांसफार्मर, वो सभी पूछेंगे सिर्फ 2 मार्क्स के लिए और मैक्स टू मैक्स 3 मार्क्स। तो यू कैन इमेजिन कि कितना वहां पे टफनेस है, और क्वेश्चन भी ऐसे सिंपल नहीं आते हैं, ट्विस्ट करके आते हैं।
कि जहां से हम सोचना बंद कर देते हैं उसके बाद में वो सोचना स्टार्ट करते हैं आईआईटियंस। और सही में वो इसमें ये होता है, और कुछ बड़ी बात नहीं होती है। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। और यदि आप लोग गेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोगों के एबीसीबी के लिए जो एग्जाम्स आते हैं वो तो मुझे तो लगता है, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस होगा मुझे इसके बारे में। ठीक है, तो आप जो भी गेट क्वालिफाइड होता है, he or she can be easily qualified in any exams by government of महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ठीक है, सो थोड़ा सा यहाँ पे सीरीज लीजिए, और बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। अब मुझे तो नहीं लगता कि ये क्लासेस आप लोगों के लिए इनफ है, बट आप लोगों को ये थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए एग्जैक्टली क्या होता है ब्रीफ में। बिकॉज गेट का सिलेबस बहुत टफ होता है। 40 सब्जेक्ट्स होते हैं, 40 सब्जेक्ट होते हैं पूरे इंजीनियरिंग के, ओवरऑल इंजीनियरिंग के। वो आप लोगों को पढ़ना है, और उसका थोड़ा सा शेड्यूल और मैनेजमेंट करके आप लोगों को फोकस करना है आप लोगों के कोर सब्जेक्ट एज वेल एज जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अभी हो सकता है नेक्स्ट जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स है उनके लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है कि पावर स्टेशंस, मान लीजिए ट्रांसमिशंस के हमारे यहाँ पे, और डिस्ट्रीब्यूशन की वैकेंसीज यहाँ पे निकलेंगे, क्योंकि 60 to 70% जो स्टाफ है वो रिटायरमेंट पे आ गया। तो यहाँ पे मेगा भर्ती हो सकती है, तो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, डिप्लोमा स्टूडेंट भी रह सकते हैं, और जो हमारी जो इंजीनियरिंग होने वाली है 2 साल के बाद में, आपको भी उसके तैयारी में लगना है। चलो ठीक है, थैंक यू। काय म्हणत ते